हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज उसका क्लास नंबर 8 होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। दो टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट है थोड़ा सा लंबा है, तो कम से कम एक वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे तो आप लोगों का ईजिली कवर हो जाएगा और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को एक और लेवल में सेट कर लोगे। ठीक, इसके पहले की 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे ना, तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी ऐड किया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। इसके पहले के और भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके पोस्टुलेट्स के बारे में समझाऊंगी। 5 पोस्टुलेट्स होते हैं और सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट में पूछने को आ जाता है कि 9 मार्क्स का, कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को आप लोग डिफाइन कीजिए। और जो ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है ना, इससे लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं कि इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोगों को करके बताना होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे पार्टिकल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले पोस्टुलेट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद पार्टिकल इन वन डायमेंशनल को समझेंगे। पहले आप सुन लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए, पहले समझते हुए चलिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को फोटो के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करूंगी, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, या कह सकते हो क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, स्टेप टू स्टेप मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगी, और सिर्फ यही 5 पोस्टुलेट्स के आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख देना है, ताकि एग्जामिनर अच्छे से पढ़े और अच्छे नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करे। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं ना, तो मैं आप लोगों को गारंटी लेती हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ना ही बैक लगेगा। वो अपनी जो एग्ज़ाम दे करके आएगा ना, तो उसको खुद पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा था एग्जैक्टली सेम टू सेम आया है और इसी के अकॉर्डिंग ही आया, तो वो कर ले जाएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेगा। तो सबसे पहला पोस्टुलेट डालिएगा। 5 पोस्टुलेट होते हैं, तो फर्स्ट पोस्टुलेट डालिएगा। फर्स्ट पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक का पहला पोस्टुलेट करता है, जो मैंने आप लोगों को वेव फंक्शन पढ़ाया है ना, साई, तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट होनी चाहिए, और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यही के बारे में बताता है। तो लिखेंगे द वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूअस। साई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, सिर्फ आप लोगों को पोस्टुलेट याद करना है और एग्जाम में जा करके लिख देना है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है, इसमें लिखेंगे द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। जो क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं उसमें जो वो सिस्टम होता है, उसके स्टेट में क्या बताता है, ये मैकेनिकल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाई वेव फंक्शन साई एक्स, इसको डिनोट करते हैं, दैट डिपेंड्स, जो कि डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसका जो स्टेट है वो किसके थ्रू डिस्क्राइब होगा, वेव फंक्शन के थ्रू, जिसे साई एक्स से मतलब डिनोट करते हैं। दे डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल के जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो उसके बारे में सेकेंड पोस्टुलेट हमें बताता है। अब थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे, थर्ड पोस्टुलेट क्या बताता है। थर्ड पोस्टुलेट
थर्ड पोस्टुलेट में लिखेंगे जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और पोजीशन मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का, तो ये क्या होता है कि एक पार्टिकुलर ऑपरेटर लगाना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक, तो उसमें ऐसे ही डिफाइन हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में। लेकिन जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी निकालने के लिए कुछ एक पार्टिकुलर ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत होती है। चाहे वो हम लोग साई को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को हैमिल्टन ऑपरेटर पढ़ाया है ना, तो उसी तरह का ऑपरेटर इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें लिखिएगा इफ़ द इफ़ द नहीं, लाइक लिखिएगा, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर एवरी physical property as position momentum, energy etc a particular operator exist in quantum mechanics। ठीक, अब फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट किसके बारे में कहता है? फोर्थ पोस्टुलेट, तो इसमें लिखेंगे इफ द वेव फंक्शन is a function for the given state of system and a के ऊपर बार जो है ये क्या है? ये एक तरह का ऑपरेटर है। इज अ सुइटेबल ऑपरेटर ऑफ अ particular physical property then the operation of psi by the operator, a के ऊपर कैप लगाएंगे, gives the function psi by the operator a cap gives the function psi by multiplied by, ये लगाया ना gives the function के लिए, ठीक, multiplied by the value पहले लिख लीजिए फिर समझा रही हूँ, of the physical property। ठीक, देखिए इसमें क्या कर रहा है? इफ़ द वेव फंक्शन इज़ अ फंक्शन, जो वेव फंक्शन एक तरह का फंक्शन है फॉर द गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए, और इफ़ ए इज़ अ सुइटेबल ऑपरेटर ऑफ अ पार्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिकल, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो हम वेव फंक्शन के लिए एक फंक्शन है जिसमें हम ए ऑपरेटर लगाते हैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, देन द ऑपरेशन ऑफ साई बाय द ऑपरेशन ए, जो ऑपरेशन होगा साई का ऑपरेटर ए के साथ, वो फंक्शन देगा साई बाय द ऑपरेटर ए गिव्स द फंक्शन साई मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। और अच्छे समझाती हूँ, देखिए हमारे पास क्या था? ये साई है, ठीक, और ये हमें साई मिलता है, तो इसमें जो ऑपरेटर लगाएंगे ए कैप लगाएंगे तो हमें जाकर के रिजल्ट मिलेगा ए साई। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा पोस्टुलेट 4 क्या कहता है उसके बारे में बता दिया गया है, जिसमें जो ए कैप है वो क्या होता है? ऑपरेटर होता है। लिख लीजिए, ए कैप ऑपरेटर होता है। ए क्या होता है? ए आइगन वैल्यू होता है, ठीक, आर का। फिर उसके बाद जो साई होता है, साई क्या होता है? वेव फंक्शन होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया।
साई क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट करके बताया ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फिफ्थ पोस्टुलेट देखते हैं, वो क्या कहता है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? द वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, द वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम evolves in time according to the time dependent Schrödinger वेव इक्वेशन, जो कि था हमारा एच कैप साई इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल टी। ठीक, इसमें कह रहा है जो वेव फंक्शन होता है सिस्टम का इवॉल्व्स इन टाइम, टाइम के अराउंड ही इवॉल्व करता है, जैसे कि टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर का वेव इक्वेशन होता है, जो कि था एच कैप साई इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल टी। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एच कैप साई इज इक्वल टू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल टी। मैंने क्या किया है, जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो -1 की जगह पे आई स्क्वायर रख दिया और नीचे ये वाला आई था। ठीक, फिर इसको देखिए, अब हम जानते हैं कि जो एच कट होता है वो एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, तो एच अपॉन 2 पाई की जगह हम एच कट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये हो जाएगा एच कैप साई इज इक्वल टू आई एच कट और डेल अपॉन डेल टी। इसके बीच में भी ये रिलेशन हो गया। तो ये इसके 5 पोस्टुलेट थे। आप लोगों को पांचों पोस्टुलेट अच्छे से याद करना है और एग्जाम में लेकर के आना है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। क्या डालना है? पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। पहले मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अच्छे समझाती हूँ। सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो मान लीजिए यहाँ पर पोजीशन कितनी, x इज इक्वल टू 0, और ये पोजीशन कितनी है, x इज इक्वल टू a। कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलता चलता यहाँ तक आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 0 से चलता चलता x इज इक्वल टू a तक आ गया। और अगर हम 2 वॉल लगा दें, यहाँ पर 2 वॉल खड़ी कर दे, एक इस पार्टिकल पे एक इस जगह पे, मतलब मान लीजिए कोई पार्टिकल है, एक वॉल से दूसरी वॉल तक आता है, ये क्या है, वॉल, ये वॉल है और ये भी क्या है, वॉल है। तो अभी देखिए पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की पोजीशन तो यहाँ पर 0 है, लेकिन जो अंदर जो पोजीशन होगी, मान ली बाहर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इन्फिनिटी, यहाँ पर भी बाहर वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर हम वॉल पे देखें, वॉल पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वेलोसिटी इन्फिनिटी, क्योंकि वॉल के बाहर और वॉल पे वेलोसिटी इन्फिनिटी ही होगी, और वॉल के इधर और बीच में भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन बीच में जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए एक डायमेंशन का बॉक्स बन रहा है कि नहीं। देखिए बॉक्स की तरह ही तो कुछ लग रहा है, तो इसी में हम देखेंगे कि इसका हम लोग कैसे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो आप लोग ये डायग्राम ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया, मैंने ये डायग्राम भी बना दिया है, और ये है। तो देखिए द पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है वन डायमेंशन बॉक्स में इन अ फाइनाइट रीजन डिफाइंड बाई 0 से लेकर के a तक, मतलब 0 से लेकर के स्टार्ट ही हुई और a तक कर ये मूविंग कर रहा है, हैविंग वॉल्स, जिसके पास वॉल्स है। ठीक, वॉल्स में, ठीक, इट इज़ एज्यूम दैट द पार्टिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज 0। हम एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैंने पार्टिकल बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी जो कि पार्टिकल की इनसाइड द बॉक्स है, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या वेलोसिटी उसकी बोल दो, इनसाइड द बॉक्स हम मान लेते हैं कि 0 है। ठीक, फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं v इज इक्वल टू 0 है, तो 0 से लेकर के a तक x की वैल्यू डिपेंड करेगी। फिर लिखेंगे एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज इनफाइनाइट, मतलब जो बॉक्स के आउटसाइड जो वेलोसिटी है, पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, तो v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जो हमारा x होगा लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक,
मतलब बॉक्स के इधर और बॉक्स में मतलब बॉक्स की वॉल पे, तो हम यहाँ पर स्क्वाडिंजर का वेव इक्वेशन लगाएंगे जो कि होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वे साई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकालेंगे। अब हमारे पास दो केस बनते हैं। कौन कौन सा केस बनता है? व्हेन पार्टिकल इज आउटसाइड द बॉक्स, जब पार्टिकल बॉक्स के आउटसाइड हो, जहाँ पर पोटेंशियल जो उसका होता है इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यह आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें क्या हमने देखा कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन साई इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी की वैल्यू मतलब जो ये इक्वेशन तभी पॉसिबल होगा जब साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब साई की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो पार्टिकल कैन नॉट बी आउटसाइड द बॉक्स, तो इसके ये रीज़न से हमें ये पता चल सका कि जो पार्टिकल है बॉक्स के बाहर लाई नहीं करेगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि व्हेन पार्टिकल इज इनसाइड द बॉक्स, जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होगा। तो हमने दो कंडीशन देखी, बाहर होगा तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, अंदर होगा तो क्या वो भी पॉसिबल है कि नहीं। तो अंदर के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी क्या माने थे? 0 माने थे। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो कि स्क्वाडिंजर का वेव इक्वेशन है, वहाँ पर हम लोग v की वैल्यू 0 रख देते हैं। जब यहाँ पर v की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे बन जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस 0 साई इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारे पास निग्लिजिबल हो गई। यहाँ से क्या बचा? ई बचा और ये साई बना और बाकी एज इट इसको लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग एक मतलब देखिए ये 8 पाई एम अपॉन एच स्क्वायर और यहाँ पर 8 पाई एम अपॉन और ये पूरा का पूरा टर्म को, ये पूरी टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा का होल स्क्वायर। पूरा का पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है और ये डिफरेंशिएशन वाला ये वेव फंक्शन है। ठीक, इसीलिए हम लोग को कांस्टेंट मानना पड़ेगा तभी जा करके हमारे पास सॉल्व होगा। ठीक, इतना मान लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से जो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू है यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर रख दिया और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। ठीक, अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है ना तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर आप वीडियो को बहुत फास्ट करके देखेंगे ना तब भी आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। सारे लेक्चर्स को मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है। सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। डेली क्लासेस होंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या करना है। अब इसके आगे समझिएगा, मैंने क्या कहा था कि डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया था। तो यही जो इक्वेशन है इसको कहते हैं स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारे पास स्क्वाडिंजर का वेव इक्वेशन आ गया। ठीक, तो ये अगर तब लिखा जाएगा जब हम पूछा जाएगा क्वेश्चन में स्क्वाडिंजर का वेव इक्वेशन निकालना है पार्टिकल के लिए एक डायमेंशन बॉक्स के लिए। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें बोला गया था कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स बताना है। तो इसके अंदर दो केसेस मतलब दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ें स्क्वाडिंजर का वेव इक्वेशन निकल के आता है एक डायमेंशनल बॉक्स के लिए, और फिर उसके बाद पूछता है कि इसकी बाउंड्री पे भी निकालना है, बाउंड्री के लिए कंडीशन अलग से भी पूछता है, उसको भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक, तो इक्वेशन 3 इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इक्वेशन नंबर 3 है ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्टिकल्स के लिए। जो उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो साई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा कॉस अल्फा एक्स हो जाएगा, जहाँ पर ए और बी क्या है? आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है। अब हम लोग जो कंडीशन अलग से पूछता है इसके अंदर, वो पूछता है कि अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन ऑन वेव फंक्शन। बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करनी है वेव फंक्शन पे। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था? पार्टिकल 0 से लेकर के हमारा कहाँ तक जा रहा है? ए से जा रहा है। तो जब हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा और v हमारा इन्फिनिटी होगा, क्योंकि बाउंड्री के इधर जो है इन्फिनिटी है, तो साई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 4 से जो कि हमने ये है, तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यू को रख देते हैं x की जगह 0 और v की जगह, अगर v तो है ही नहीं है ना इसमें। ठीक, तो इसको रखते हैं। तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा, साई की जगह 0 रख देंगे, फिर उसके बाद a साइन और मल्टीप्लीकेशन 0 b कॉस
जीरो हो जाएगा। ए साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, बी कॉस जीरो। ठीक, तो हमारा जो बी कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बी निकल के आया और बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हमारे पास बी की वैल्यू जीरो आ गई। अब ये बी की वैल्यू जीरो को हम लोग इस इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, साई ए साइन अल्फा एक्स आ जाएगा, क्योंकि पूरा जो ये वाला टर्म है बी वाला ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या करना है, ये मैंने बीटा शायद गलती से बोल दिया, ये बी है। ठीक, फिर आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, जब हमारा पार्टिकल जो है एक्स ए पे है, मतलब पहले जीरो पे था फिर एक्स ए पे है और इसके इधर वी हमारा जीरो है, तो साई इज इक्वल टू जीरो उसी तरह उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वहाँ से क्या निकल के आएगा, जीरो इज इक्वल टू ए साइन अल्फा ए। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक भी पार्टिकल जीरो के ए वाला जो टर्म होगा वो जीरो के इक्वल इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टिकल में तो बॉक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। मैंने बताया कि बॉक्स है, मतलब बॉक्स के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमारी कंडीशन जो हो जाएगी वो जो हमने एज्यूम किया है वो फेल हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको मानेंगे कि ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। तो नॉट इक्वल टू जीरो है तो साइन अल्फा ए हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अल्फा ए की वैल्यू एन पाई के टेंस टू जाएगी, जीरो से ए इन्फिनिटी हमने माना था ना, तो एन पाई की इक्वल जाएगी, जहाँ से अल्फा की वैल्यू एन पाई बाई ए आ जाएगा। जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 पे रख करके वेव फंक्शन निकाल लेंगे, जो कि ए साइन इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। इस वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। ए साइन और अल्फा की जगह क्या निकालेंगे, एन पाई बाई ए, और यहाँ पर एक्स दिया गया है। ठीक, अब ये क्या है, अब ये है वेव फंक्शन की वैल्यू स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन के लिए जब पार्टिकल हमारा एक डायमेंशन में होता है। ठीक, अब इसकी जो एन की वैल्यू है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगी, और हमने कुछ और चीज़ें मानी थी ना, उसको भी देख लेते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है, जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी, और हमने माना था साई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच। तो यहाँ से हम लोग इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जो कि ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम आ जाएगा। ठीक, अब अभी हमने अल्फा की वैल्यू निकाला एन पाई बाई ए, तो जहाँ पर अल्फा है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा निकल के आएगा nth टर्म के लिए एनर्जी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर एम। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल पार्टिकल एंड एन इज़ नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस इक्वेशन को हम एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल कहते हैं जब हमारा 1 डायमेंशन में होता है, और एन जो है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे। एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करेगा तो काफ़ी बच्चों तक पहुँच जाएगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, और शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, योर बीएससी गाइड सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग सीरियस नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप लोग सीरियस हो जाइए, कमेंट ज़रूर किया करिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन बताऊँगी हाइड्रोजन एटम के लिए, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर MO2 पढ़ाऊँगी, कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन सब कुछ उसके बारे में बताऊंगी। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।